स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, पीएम मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये भारत के इतिहास में दूसरी बार होने जा रहा है 60 साल के बाद। क्योंकि पहले जो व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो प्रधानमंत्री मोदी दूसरे ऐसे व्यक्ति होने जा रहे हैं। खैर, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर मोदी 3.0 की शुरुआत हो रही है तो हमारी इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है, इकोनॉमी के अलग अलग नंबर्स क्या हैं, मतलब कि ग्रोथ किस प्रकार की हो रही है, यहाँ पर रिटेल जो निवेशक हैं, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर में हम ध्यान देंगे और साथ ही साथ आगे हम किस दिशा में बढ़ सकते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है जो कि 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो इसमें से, और साथ ही साथ यहां पर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये 2025 के लिए बैच है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये जो तीसरी बार है ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव यही है कि यहां पर एनडीए को एक साथ लेकर चलना होगा। बीजेपी के पास पूर्ण जो बहुमत है वो नहीं है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर डिस्कस करके और जो पार्टनर्स हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल बैठाकर चीजें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन यहां पर साथ ही साथ जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लास्ट नंबर्स आए थे वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, पिछले साल इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन अब वापस से वो नीचे की दिशा में आ रहा है और ओवरऑल भारत की इकोनॉमी को लेकर एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। हाँ, यहां पर कुछ सवाल हैं जैसे जॉब्स को लेकर, रूरल डिमांड को लेकर, वो भी हम सब चीजें देखेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। देखो अभी क्या हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो लास्ट नंबर्स आए थे भारत की जीडीपी ग्रोथ का वो काफी अच्छा था, 8.2% ग्रोथ। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं 2023-24 की, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये हमने अचीव किया 8.2%। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब जिम्मेदारी यह है कि आगे आने वाले वर्ष में, मतलब ये जो करंट वर्ष चल रहा है इस समय 2024-25 का, अभी तक अगर हम ट्रेंड देखें, जो मई का महीना खत्म हुआ है, मतलब अप्रैल मई, ये जो 2 महीना अगर आप देखोगे तो यहां पर डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी रिजिलियंस देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी बढ़ा है। आपने सुना होगा पीएमआई का नंबर, दैट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये हमें दर्शाता है कि भारत में कितना यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसके नंबर्स भी कुछ पॉजिटिव आए हैं। फिर इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर की बात करें, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है। यहां पर भी अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये नंबर्स में आप देख सकते हो, जैसे ई वे बिल हो गया, जीएसटी का ई वे बिल वगैरह हो गया, टोल कलेक्शन हो गया, उसमें अच्छा खासा 14%, 3% इस तरह का इजाफा देखने को मिला। जीएसटी रेवेन्यू आपको पता ही है कि अभी जो मार्च का महीना निकल कर आया था उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी नंबर हमने देखा, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक कार्गो की बात करिए, इंटरनेशनल एयर कार्गो की बात करिए, सब में अच्छा खासा हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगी। अब देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और जीडीपी की बात करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है अगर आपको पता हो वो होता है प्राइवेट कंजम्पशन का। बेसिकली आपको याद होगा फॉर्मूला जीडीपी इक्वल्स टू, हमेशा मैं आपको बताता हूं, C+I+G+NX। ये सबसे मेन चीज है। सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। अब प्राइवेट कंजम्पशन बेसिकली अगर आप देखोगे जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन जीडीपी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है इस समय देश में, ठीक है, वो प्राइवेट कंजम्पशन का है, लगभग 55% वेटेज। सोच के देखिए, तो अगर हमारा प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी।
और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे इसको लेकर थोड़ी सी चिंता बनी हुई थी और इसी की वजह से सरकार के ऊपर काफी प्रेशर था, क्योंकि आपको याद होगा, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोविड के दौरान, कोविड में क्या हुआ था, लोग खर्च नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कंजम्पशन अचानक से नीचे आ गया था और यही कारण था कि हम नेगेटिव ग्रोथ में चले गए थे, याद होगा कोविड के समय। तो उस समय प्रेशर किसके ऊपर था? प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करे, और गवर्नमेंट ने कुछ हद तक किया भी अपने कैपेसिटी के आधार पर, लेकिन स्टिल वो कंपनसेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रीसेंट टाइम्स में ये देखने को मिला है, जैसे रिटेल सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल अगर आप देखोगे, ये क्या दिखाता है कि प्राइवेट कंजम्पशन, क्योंकि लोग गाड़ी तभी लेंगे ना जब उनकी बाकी की जरूरतों की चीजें पूरी होंगी। तो यहां पर जो पैसेंजर व्हीकल की सेल है उसमें अप्रैल मई के महीने में आप देखिए 7.7% की वृद्धि आई है। वैसे ही डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, लोग एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग अब यहां पर कंजम्पशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है इस समय कि जो चीजें थोड़ी सी डल लग रही थी, अब यहां पर प्राइवेट कंजम्पशन में बेहतरी हो रही है और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि आगे चलकर जीडीपी ग्रोथ और बेटर हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको रूरल डिमांड की बात बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर आबादी इस समय रूरल एरियाज में रहती है, तो वहां पर डिमांड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी जो क्रिटिसिज्म हो रहा था बीजेपी का भी, अगर आप देखोगे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसमें कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह भी कहना था कि सरकार सप्लाई साइड के ऊपर काफी फोकस कर रही थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको डिमांड भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर लोगे, सप्लाई कर दोगे, लेकिन जब तक उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो रूरल में डिमांड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था और कहीं ना कहीं इसी को अगर आप देखोगे, फार्म सेक्टर एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यहां पर अगर आप टू व्हीलर सेल्स की बात करें, रिटेल टू व्हीलर सेल, जो कि रूरल एरियाज में काफी सारी गाड़ियां बिकती हैं, अप्रैल मई में 16.3% का इजाफा हुआ है। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं रूरल डिमांड का। मनरेगा आपको पता है ना, यहां पर जब आपके पास नौकरी नहीं है तो 100 दिन का गारंटीड नौकरी सरकार आपको देती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मनरेगा के डिमांड में गिरावट आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जब लोगों के पास ऑलरेडी नौकरी है, लोग काम कर रहे हैं, फार्म सेक्टर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग मनरेगा कम डिमांड करेंगे, क्यों उनको चाहना है फालतू का मनरेगा में, राइट। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं रूरल डिमांड थोड़ा सा बेटर हो रहा है। इसके अलावा जो ट्रैक्टर सेल्स है, ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है रूरल एरियाज के अंदर। जितना ज्यादा ट्रैक्टर की बिक्री होती है, इसका मतलब फार्म एक्टिविटी बेटर हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर हो रहा है। तो ट्रैक्टर सेल्स एक्चुअली हुआ क्या था, Q4 अगर आप देखिए 2023-24 का 22.9% गिरावट हुआ था, लेकिन अब ये गिरावट थोड़ा कम होकर 3% की ही गिरावट अभी रिसेंट में देखने को मिली है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं रूरल डिमांड बढ़ रहा है। इसके अलावा जो FMCG गुड्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हम खरीदते रहते हैं ना बाजार जाकर, चाहे वो बिस्किट हो गया, सर्फ हो गया, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं डेली यूज़ में जो आती हैं, उसमें भी अच्छा खासा बेटर हमें देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जीडीपी का फॉर्मूले में कंजम्पशन का सबसे बड़ा वेटेज होता है। जो दूसरा सबसे बड़ा वेटेज होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि लोग उधार ले रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो उसकी वजह से इसके ऊपर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फोकस करना। और आप देखिए यहाँ पर अक्सर हम बात करते हैं नॉन फूड बैंक क्रेडिट की। देखो इसका मतलब क्या होता है, फूड क्रेडिट का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि सरकार वगैरह, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काफी सारा यहाँ पर खर्च करती है, प्रोक्योर करती है फूड वगैरह, तो उसको अगर आप हटा दो, बाकी के जो लोग यहाँ पर क्रेडिट लेते हैं, जैसे आपको घर लेना हो उसके लिए आपने लोन लिया, आपको पर्सनल यूज के लिए कोई लोन लेना हो, वो सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, कोई मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो उधार ले रहा है बैंक में जाकर ताकि वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सके, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि नॉन फूड बैंक क्रेडिट में एक्सपेंशन हुआ है। यहां पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी अगर आप देखोगे, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है Q4 में 8.7%। स्टील का कंजम्पशन देखो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी बढ़ना, स्टील का कंजम्पशन ज्यादा होना, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, लोग फैक्ट्रीज बना रहे हैं, मकानें बन रही हैं, राइट। तो स्टील कंजम्पशन भी बढ़ा है। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स
जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिससे आप दूसरी चीजें प्रोड्यूस करते हो, मशीनरी वगैरह, तो उसमें भी इजाफा हुआ है। हम कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट की बात करें, बहुत सारे कैपिटल गुड्स हैं, मशीन्स हैं जो भारत में नहीं है, उसे हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो उसका इंपोर्ट भी बढ़ा है। इसके अलावा गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ सरकार जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आई है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत कई सारे इन्वेस्टमेंट लेकर आई है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है देश के अंदर। फिर नेक्स्ट अगर हम मैक्रो इकोनॉमी के टर्म में बात करें तो इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन का कंट्रोल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सी चीज ये है कि अगर मान लो इन्फ्लेशन बिगड़ गया, मान लो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चला गया, 9%, 10%, इससे होगा क्या कि जो रेपो रेट होता है वो बढ़ा देगी आरबीआई, और एक बार रेपो रेट बढ़ गया मतलब आपको क्रेडिट लेना महंगा पड़ जाएगा, आपको लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, आप लोन लोगे नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं, और इसकी वजह से लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे, लोग खर्च नहीं करेंगे, तो ये पूरा साइकिल में फंस जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे हमेशा, चाहे कोई सरकार हो या फिर आरबीआई हो, हमेशा वो लोग इन्फ्लेशन के ऊपर काफी फोकस करते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि पिछले साल अगर हम बात करें 2023 में, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ गया था, 7-8% तक चला गया था, लेकिन अब वापस से ये कंट्रोल में आ गया है। लेटेस्ट नंबर्स की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि ये 5% के नीचे आ गया। आपको याद होगा मैंने अभी वीडियो बनाया था एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसका मेन मकसद यही होता है कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखा जाए। तो ये 5% से थोड़ा सा नीचे है अभी, लेकिन अभी भी थोड़ा कंसर्न है। कंसर्न इसलिए है क्योंकि देखो ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा हम कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन अभी भी जो फूड इन्फ्लेशन है, जैसे पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उनके प्राइसेस बढ़े हुए हैं, और इसको देखते हुए आरबीआई भी थोड़ा सा कॉशियस है। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर फूड इन्फ्लेशन को लेकर, अभी आपने देखा हीट वेव का काफी बड़ा महीना गया है, तो हीट वेव की वजह से जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो काफ़ी इंपैक्ट होते हैं। अब देखना होगा आगे चलकर यहाँ पर जो मॉनसून है वो कैसा होने वाला है। अब मॉनसून अगर बेटर रहा, नॉर्मल रहा, तो बताया ये जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, वो 2024-25 में 4.5% के आसपास रह सकता है। तो अगर ये हुआ तब तो ये पॉजिटिव होगा भारत के लिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ गई तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो इसके ऊपर फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट और आखिरी चीज यहां पर हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब जो हम बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो यहां पर अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें 2023-24 में तो अच्छा खासा इजाफा हुआ था। मतलब बाहर के जो निवेशक है हमारे स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, 2023-24 में $41 बिलियन का इन्होंने निवेश किया था। लेकिन 2024-25 के स्टार्टिंग से अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, यहां पर आउटफ्लो हुआ है। उन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बेचे हैं और पैसा वापस ले गए करीब $5 बिलियन के आसपास। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये भी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि इसका मेन कारण था अभी इलेक्शंस वगैरह थे, इलेक्शंस की वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, तो ये थोड़ा सा कारण हो सकता है। जहां तक सवाल है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो ये तो आप देख ही रहे होगे, लगातार नए हाइज बन रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2023 में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा सा नीचे चला गया था, लेकिन वापस से अब ये $650 बिलियन को क्रॉस कर गया। अभी जो लेटेस्ट नंबर आया था 31 मई को, उसमें $650 बिलियन के ऊपर है, विच इज रिकॉर्ड हाई। इतना सारा फॉरेक्स रिजर्व भारत में कभी नहीं हुआ है। तो ये एक तरह से मजबूती दिखाता है कि हाँ, भारत तैयार है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को झेलने के लिए। अगर मान लो कहीं और युद्ध स्टार्ट हो जाता है, पता ही नहीं आज के डेट में तो दुनिया में कब क्या स्टार्ट हो जाए। और यहां पर अगर हम आगे की बात करें, आगे क्या हो सकता है, तो देखो यहां पर भारत अगर कंपेयर करोगे दूसरे देशों की इकोनॉमी से, काफ़ी स्ट्रांग आपको फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पॉजिटिव ग्रोथ है, तो वो एक मोमेंटम बना हुआ है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट कभी भी कमजोर हो सकता है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबली चीजें पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुई है, 2 जगह अभी भी वॉर जारी है, खत्म नहीं हुआ है, तो कभी भी कुछ भी हो जाए, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यहां से समझिए, अगर सरकार बेटर पॉलिसीज अपनाती है, अब देखना होगा किस तरह के पॉलिसीज क्या आते हैं, लेकिन अभी के लिए भारत की जो इकोनॉमी है अगर आप देखिए तो अच्छे खासे पोजीशन पर है। लेट्स होप कि यहां पर और ज्यादा बेटर ही होगा। एंड आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट कवर्ड इन
इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, आपको पता होगा इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन जो आता है उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें से कौन सी इंडस्ट्री को इंक्लूड नहीं किया जाता इन चारों में से। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।